सीएम रमेश पाठशाला में आपका स्वागत है। हम जीवन एक कला है। यह क्या है, यह आप जान चुके हैं कि अखबारों में आने वाले जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य और जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले ऐसे लेखक और पुस्तकें जिनमें जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं। अगर हम पुस्तक से प्रेम करते हैं, पुस्तकों से दोस्ती करते हैं, तो पुस्तकें हमें जीवन को सुलभ और कलात्मक बनाने के लिए हमें एक अवसर मुहैया करती है। माया एंजेलो एक अमेरिकन लेखिका है। आप लिखती है, लोग सब भूल सकते हैं आपने क्या किया, कितना किया, किसके लिए किया, इसे भी भूल सकते हैं, लेकिन वे नहीं भूलते कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा महसूस कराया, इसे जिंदगी नहीं भूलते। वो लिखती है कि जीवन में साहस सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आप में चाहे जितने गुण हो, अगर साहस नहीं तो सब कुछ बेकार है। माया एंजेलो अमेरिकन लेखिका। वो आगे कहती है, जो पसंद ना आए उसे बदले। हमें जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं कि हमें पसंद ही आते हो। सो हम क्या करें, अगर पसंद नहीं आती कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, तो हम अपनी सोच को बदलें और बदली हुई सोच के अनुसार व्यवहार करें, लेकिन किसी से भी शिकायत ना करें, क्योंकि शिकायत करने की आदत एक तरह से नकारात्मकता पैदा करती है। और सोच बदलने की बात, ये एक व्यावहारिक पहलू है। जब कोई आपको यह दिखा दे कि वह कौन है, तो पहली बार में आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये एक गहरी और रहस्यमयी बात है, समझने की जरूरत होगी। ऐसे किसी को भी अपनी प्राथमिकता मत बनाओ, ऐसे किसी को भी अपनी प्राथमिकता मत बनाओ जिसके लिए आप केवल एकमात्र विकल्प हो। ऐसे व्यक्ति से बचो। इसके लिए व्याख्या की जरूरत है। वो कहती है, ऐसे किसी को भी अपनी प्राथमिकता में न रखो जो आपको पहली प्राथमिकता में रखता हो, यानी आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा की जा सकती है और आगे चलकर आप उस पर खरे उतरे, ये जरूरी नहीं। ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। मल्टीटास्किंग का जमाना है। हर कोई व्यक्ति एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर लेना चाहता है। मसलन गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल भी चला रहे हैं। इसी तरह से ऑफिस में बैठे हुए ऑफिस का काम भी कर रहे हैं और मोबाइल पर लगातार लगे हुए हैं, सामने टीवी भी चल रहा है। इससे कहते हैं मल्टीटास्किंग। इससे कैसे बचें? मल्टीटास्किंग ज़रूरी नहीं। कैसे? इसकी कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है। ये उत्तेजना बढ़ाती है, यानी आपको आलस्य से मुक्त तो करती है, आपको सक्रिय करती है, आप एक्टिव हो जाते हैं और अधिक दक्ष भी करती है, लेकिन प्रदर्शन को बिगाड़ भी सकती है और अनावश्यक बोझ आप पर पड़ सकता है जो तनाव का कारण होता है। इसलिए मल्टीटास्किंग अनावश्यक बोझ को बढ़ाता है।
इससे बचा जाए कि अनावश्यक बोझ न पड़े, उतना ही मल्टीटास्किंग किया जाए। मल्टीटास्किंग की एक सीमा आपको खुद निश्चित करनी होती है। उलझे हुए विचारों का समाधान करना सीखें। कैसे? इसके बारे में जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, कौन से विचार पीड़ा देते हैं, उन्हें नियंत्रित करना सीखें। किसी ने आपके साथ क्या किया या किसी के साथ किसी ने गलत किया, अपनी प्रतिक्रिया के बारे में ये सोचें। ऐसे विचारों को छोड़ा जा सकता है। आपकी प्रतिक्रिया पॉजिटिव होनी चाहिए। उसी को लेकर के हम अगर लगातार विचार करते रहे, नकारात्मक सोचते रहे, तो ये नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। धीमी गति से किसी दिन को कैसे बिताया जाए? हम आज पैसे के पीछे इस कदर भाग रहे हैं, रात दिन एक कर रखा है। दिन का पता है, रात तक का भी पता है, लेकिन दिन और रात एक करने का मतलब है कि दिन में तो काम करते ही हैं, रात में भी लगे हुए हैं। आराम हराम है कर रखा है, इसे कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कभी स्लो मोशन में काम करके देखिए, आप अपने मन को बदलेंगे। आपको एक रोचक, एक मज़ेदार विषय मिलेगा। स्लो मोशन को समर्पित भी एक दिन होना चाहिए, जिसे कहते हैं रेस्ट का दिन। हम पिकनिक मनाते हैं, दूसरे शहर में या पहाड़ पर घूमने जाते हैं, उसका भी मकसद यही होता है कि हम जो दिन रात लगातार मेहनत करते हैं, उससे थोड़ा रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, दिमाग को थकान से मुक्त करने के लिए। और अगर हम लगातार काम करते रहे तो मशीन भी गर्म हो जाती है, दिमाग भी आपका गर्म हो सकता है और पागलपन की हद तक पहुंचा सकता है, तनाव का सबब बन जाता है। इसलिए कहा जाता है धीमी गति से काम करें। कैसे? क्या होगा इससे? काम करते वक्त काम को थोड़ा स्लो करें, खाते हुए चबा करके खाया जाए, अन्यथा हम जल्दबाजी में खा लेते हैं, जिसको पचाना पेट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो खाते वक्त भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जो भी काम करते हैं उसका आधा समय बढ़ जाए, यानी जिसको हम 1 घंटे में करना चाहते हैं उसको धीरे धीरे 2 घंटे में कैसे करें। काम से ब्रेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है तो उसे मुअत्तिल कर सकते हैं। इस नए अनुभव का आनंद लिया जा सकता है कि काम को ठहर कर, रोक कर कैसे किया जा सकता है। सप्ताह में 1 दिन इस तरह से चुना जा सकता है। और महत्वपूर्ण यह बात है कि आभार मानना भी जीवन के लिए ज़रूरी है। हम जिसने हमारे लिए अच्छा किया या हमसे बहुत अच्छा हुआ या ज़िंदगी में हमने अच्छा काम किया, पॉजिटिव काम किया, उसे याद करके खुद के लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। इससे कहते हैं धन्यवाद का जादू अपना काम करता है। जीवन की असली नेमतें तलाशें और उन्हें सराहें। अगर हम अपने अतीत में जाएंगे तो हमारे हाथों से कुछ अच्छे काम हुए, उन पर नज़र डाली जाए और उसका शुक्रिया अदा किया जाए। ऐसी चीज़ें हमारे अंदर, हमारे कृत्य जो बेहतर है, लोग भी कहते हैं, लेकिन खुद अपने आप को धन्यवाद भी दिया जा सकता है। जिसे पिछले वीडियो में धन्यवाद का जादू जिसे कहते हैं, आप सुन सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जीवन की असली नेमतें तलाशने का मतलब ये है कि हम अपने बोझ से दबे होते हैं और सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं,
लेकिन जो अच्छा कर चुके हैं उसका ख्याल इस तरह से किया जाए कि गधे पर अगर चंदन की बोरी लाद दी जाए तो गधे के लिए वो वज़न की बोरी ही होगी। वो नहीं समझता कि गेहूं की बोरी है, आलू की बोरी है या महत्वपूर्ण चंदन की बोरी है जो खुशबू देती है, कीमती है। इसी तरह से हम परिस्थितियों का बोझ महसूस करते हैं। जब भी परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल होती है तब हमें बोझिला लगता है, लेकिन परिस्थितियाँ जब अनुकूल होती है, इसके लिए कहा जाता है कि परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रहा करती, प्रतिकूल भी होंगी। तो उस वक़्त हम कैसा व्यवहार करें? जीवन के अर्थ को हम नहीं जान पाते कि जीवन अमूल्य, जीवन महत्वपूर्ण है, और हमने अपने जीवन में अतीत में कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। उनके बारे में हम ऐसे वक्त पर याद कर सकते हैं और जीवन का आभार मान सकते हैं, और ऐसा करके हम जीवन को आनंदमय, सुलभ, सहज और सरल बना सकते हैं। वो लोग जो बेवजह तनाव में होते हैं, बेवजह बोझ लाते रहते हैं, मानसिक बोझ से इतने दब चुके होते हैं कि वो एक तरह से आत्महत्या के कगार पर होते हैं या पागलपन के शिकार होते हैं या मानसिक तौर पर चिड़चिड़े, गुस्सैल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि जीवन अंततः आप कुछ भी हासिल करें, कुछ भी लक्ष्य हासिल कर लीजिए, और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के बाद फिर आपको एक लक्ष्य और नजर आएगा, और उसके पीछे अंततः सुख जिसमें तलाशते हैं उसमें भी दुख ही नजर आता है, दुख का एहसास होता है। लेकिन दुख का कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। हमारी जिंदगी में आने वाला दुख हमारे ही कर्मों का फलीभूत होता है। अतीत में जो काम किया, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, या गलत तरह से काम कर रहे हैं, या स्वार्थ के वशीभूत काम कर रहे हैं, तो उसका अंततः परिणाम दुख में ही तब्दील होना है। इसलिए दुख का कोई और अन्य जिम्मेदार नहीं है। ये पहली शर्त और मुख्य दर्शन है बुद्ध का। आज की तनाव भरी जिंदगी में ये कुछ चीज़ें हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। इसलिए टीवी देखें, लेकिन जरूरी सीरियल, मनोरंजक सीरियल, टीवी पर आने वाली राजनीतिक बहस जो हमें कहीं नहीं ले जाती, वैचारिक पुस्तकें, जीवन को बदलने वाली पुस्तकें, जीवन दर्शन से लबरेज वीडियो, आचार्य प्रसाद, ओशो, विकास दिव्य कीर्ति, और मीडिया चैनल पर आप ये देख सकते हैं कि देश और समाज के लिए लोकतंत्र के अकॉर्डिंग चलने वाले वीडियो, यूट्यूबर जिन्हें सुना जा सकता है, न कि सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उससे बचने की ज़रूरत है। आप खुद समझदार हैं, इतनी समझ होनी चाहिए कि लोकतंत्र के लिए सही अर्थ क्या है। वो पत्रकार जो सत्ता की तरफ झुका हुआ हो सकता है, वो पत्रकार ही नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से आप यूट्यूब देखिए, टीवी देखिए, लेकिन सोच समझ कर। धन्यवाद। आज